नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से आ रही है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान निकल करके सामने आया है। इस्तीफे के बाद बोले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनकी हैसियत नहीं है वो भी टिप्पणी कर रहे हैं। छोटे बयान नेता करते हैं अनर्गल टिप्पणी। मेरे बयान को निजी बताते हैं छोटे नेता। मैंने इतराज जताते हुए इस्तीफा दिया है। ये बड़ा अपडेट आपके सामने है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाले में है गेंद। स्वामी प्रसाद मौर्य की ये बयान कई मायनों में खास रहने वाला है। उन्होंने कहा है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाले में ये पूरी तरह से गेंद है कि क्या करना है। तो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान निकल करके सामने आया है। इस्तीफे के बाद बोले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने कहा है कि जिनकी हैसियत नहीं है वो भी टिप्पणी कर रहे हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाले में गेंद है। अनर्गल टिप्पणी की जा रही है। एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा नामित एक राष्ट्रीय महासचिव का बयान पार्टी का और एक राष्ट्रीय महासचिव का बयान निजी हो जाता है, ये गौरतलब है। यही नहीं, कुछ छुटभैये नेता आए गए दिन जिनकी हैसियत एक भी वोट समाजवादी पार्टी में बढ़ाने की नहीं है, दिलाने की नहीं है, वो मेरी बात पर अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैंने इसको मौखिक रूप से भी अवगत कराया और कल इसी बात पर एतराज रखते हुए मैंने इस्तीफा पत्र भी सौंपा। अब गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाले में है। तो हमारे साथ सुरेंद्र मैथानी बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र मैथानी जी, जनता टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सुरेंद्र मैथानी जी, यहाँ पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं यहाँ पर सपा महासचिव से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। किस ओर इनका इशारा है और कई तरह के उनके बयान जो हैं वो भी निकल करके सामने आ रहे हैं। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी की ये शुरू से रणनीति रही है, चुनावी एजेंडा है कि पहले उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को राष्ट्रीय महासचिव के रूप में बैठाल करके और बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज के ऊपर आघात किया, सनातन के ऊपर बहुत ही गंदी टिप्पणी करी है और उन्होंने एक तरह से सनातन को कुचलने का भी काम किया है और स्टालिन जैसे लोगों के साथ खड़े होकर किया है। सुरेंद्र मैथानी जी, आज फिर उनका ये इस्तीफा देना। जी सुरेंद्र मैथानी जी, हमारे साथ ना फखरुल हसन चांद सपा प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। फखरुल हसन चांद, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी में। धन्यवाद। फखरुल हसन जी, यहाँ पर जो सपा प्रमुख से महासचिव से यहाँ पर इस्तीफा देना किस ओर इशारा है और पार्टी की ओर क्या कुछ ये आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए किस तरह का नुकसान है? देखिए, नुकसान समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र है, लोग अपनी बात कहते हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो या कोई अन्य विधायक सांसद हो, सबके अपने अपने विचार हैं। वो लगातार इस तरीके की बातें आती रहती हैं। यहाँ कोई नुकसान और फायदे का कोई सवाल नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहीं पार्टी से नहीं जा रहे हैं, कहीं अपने पद से इस्तीफा दिया है। उस पर आदरणीय अखिलेश यादव जी उस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। उस पर निर्णय जो है समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा, इसलिए सब नुकसान और फायदे का कोई सवाल नहीं है। फखरुल हसन जी, यहाँ पर पुरजोर तरीके से उनकी नाराजगी सामने आना, वो ये बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर उनकी ओर से, कई नेताओं की ओर से यहाँ पर जो उनके अंदर के कार्यकर्ता हैं उनको टिप्पणी की जा रही है। आप कह रहे हैं कि नुकसान और फायदा नहीं है। देखिए, ऐसा है ना कि जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं तो बहुत से लोग बोल रहे हैं, तो सबके अपने अपने विचार हैं। ये तो पार्टी का लोकतंत्र है कि पार्टी के अंदर ही, पार्टी के में जब कोई बात होती है तो दो तरीके के विचार होते हैं, तो सबके विचार है। लेकिन जो पार्टी की विचारधारा है समाजवादी पार्टी की, कोई उससे अलग नहीं है। ना स्वामी प्रसाद मौर्य जी अलग हैं और ना मनोज पांडे जी अलग हैं या कोई अन्य व्यक्ति अलग है। सब पार्टी के साथ है, सब पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए ये नुकसान और फायदे का सवाल नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी छोड़ के नहीं गए, महासचिव पद से इस्तीफा दिया है और उस पद से उनका इस्तीफा स्वीकार करना है नहीं स्वीकार करना, ये समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा।
हमारे साथ सुरेंद्र मैथानी जी बने हुए हैं। सुरेंद्र मैथानी जी, आपके पास आते हुए फखरुल हसन जी तो कह रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं है, पार्टी से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, महासचिव से दिया है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? हाँ देखिए, ये इनकी रणनीति का एक हिस्सा है, चुनावी एजेंडा है जी। और हेलो जी, आवाज आ रही है? हेलो जी जी बिल्कुल। हाँ, ये इनका चुनावी एजेंडा है। पहले ये इस प्रकार की भाषा को बोलते जिससे तुष्टीकरण का इनको लाभ हो, और इनकी और जो कांग्रेस की होड़ मची है कि हमारे मुस्लिम भाइयों को कैसे बरकरार के ये लोग दोनों लोग अपने पक्ष में रखे, इसलिए उन महासचिव से इस प्रकार के गंदे बयानों को दिलवाया जा रहा था। तभी मनोज पांडे जी ने भी इनको कहा दिवालिया हो गए हैं, वो तमाम अपशब्द भी उन्होंने बोले हैं। और अब इनसे इस्तीफा दिलवा के समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश जी ने फिर ये एक एजेंडा चलाया है कि शायद लोगों को भ्रमित कर सके। जहां तक नुकसान और फायदे की बात है, ये बैठे हैं, इनको काबिल मित्र हैं, इनको पता नहीं है कि जनता एक एक गतिविधि को रीड करती है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको चुनाव में उसका जवाब देती है। जी, फखरुल हसन जी, आपके पास आते हुए आप कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरह का नाफा नुकसान नहीं है। सुन लीजिए सर, नाफा नुकसान नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो पल्लवी पटेल है वो तो कह रही हैं कि विधानसभा में जो वो क्या कहते हैं, राज्यसभा में कैंडिडेट जो आएंगे उनको तो वोटिंग ही नहीं करेंगी। इस तरह से सपा बिखर रहा है, लोकसभा आगे आगामी चुनाव है, उसको लेकर आप कहते हैं कि नफा नुकसान है ही नहीं। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी बोल रहे हैं जी, उनको पहले दिनेश शर्मा जी की तरफ देखना चाहिए, जिन्होंने माता सीता के लिए बयान दिया था। नरेश अग्रवाल भी इनके ही दल में मौजूद हैं, और भगवान हनुमान जी की जात बताने वाले लोग भी भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट मत दे, जो सर्टिफिकेट देने की कोशिश कर रहे हैं वो मुझे आपका सर्टिफिकेट चाहिए और कम जानकारी पूरी जानकारी अपने दल के बारे में लेके आए। सुरेंद्र मैथानी जी, मैं आपके पास आऊंगी, एक बार सुन लेते हैं फखरुल हसन जी क्या कह रहे हैं। मंदिर मस्जिद की बात करना, आपके नेता बयान दे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को साफ सूंघ जाता है। आप बताओ ना, आप ही बता दो, दिनेश शर्मा के बयान के साथ हो आप, उनको क्यों प्रमोशन दिया, क्यों उनको राज्यसभा भेजा है? आप क्यों नरेश अग्रवाल के साथ हो, क्यों हो भाई? आप अपने नेताओं के बयानों को भी देखा कीजिए, उनके क्यों साफ सूंघ जाता है? उससे बोलना नहीं होता है आपको। दूसरी बात, पल्लवी पटेल जी के जहाँ तक वोट का सवाल है, तो राज्यसभा में जो 10 प्रत्याशी हैं वो निर्विरोध हो रहे हैं। कहाँ कोई वोट डालने जा रहा है राज्यसभा के चुनाव में? वोटिंग होनी नहीं जा रही है। तो जो सवाल है, समाजवादी पार्टी में लोग स्वतंत्र हैं अपनी आवाज उठाने के लिए, राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर फैसला करेगा। कहीं कोई ना वोट का बिखराव है, विचारों को बिखराव होना भी चाहिए। विचार आते हैं, जिससे दल मजबूत होता है, पार्टी मजबूत होती है। तो जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान, फखरुल हसन जी, आप ये कह रहे हैं कि पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से कुछ पार्टी को दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, या उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जब पार्टी हमारी समाजवादी पार्टी उनके विचारों का सम्मान करती है, वो जो बोल रहे हैं हम उनकी बात को सुन रहे हैं, हमारी उनसे बातचीत चल रही है, तो सब नफा नुकसान कहाँ गए? ये भारतीय जनता पार्टी लाभ ना ढूंढने की कोशिश करे। आप तो बताओ कि दिनेश शर्मा के बयान क्या हैं? ठीक है, आप तो बताओ ना कि नरेश अग्रवाल क्या बोलते थे, कहाँ ले लिया? इनको तो मौका मिलेगा, ये किसी को भी ले लेंगे अगर इनका राजनीतिक फायदा हो रहा होगा। ना भी ये देखेंगे कि कौन व्यक्ति किसी ने धर्म के बारे में क्या बोला, जात के बारे में क्या बोला। भाजपा को तो सत्ता चाहिए, सत्ता मिलनी चाहिए, कैसे भी मिलनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति, ठीक है, सुरेंद्र मैथानी जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। ठीक है फखरुल जी, ठीक है। सुरेंद्र मैथानी जी, आपका प्रतिक्रिया? देखिए, मुझे तरस आती है कि किस प्रकार की ये बातें कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद ने क्या बोला और दिनेश शर्मा जी क्या बोले, नरेश अग्रवाल क्या बोलते थे, उसकी तुलना स्वामी प्रसाद जी से कर रहे हैं। जहाँ पूरा देश भगवान राम के लिए एक मत से खड़ा हो, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सभी लोग एक मत से खड़े हो, वहां पे आप सारे ही लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा के सनातन को कुचलने का काम कर रहे हैं और ये उस पर मोहर लगा रहे हैं। दूसरी बात, पल्लवी पटेल ये सारी चीजें कह रहे हैं कि लोकतंत्र है। इनकी यहाँ शायद इनको यही पता है, क्योंकि अखिलेश जी ने कैसे अपने पिताजी की सत्ता को छीन कर उस पर काबिज हुए, शायद इनकी ये संस्कृति जो है, इसीलिए इसको ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। वास्तव में इनके यहाँ यही लोकतंत्र है कि पल्लवी पटेल को भी इन्होंने कुर्मी समाज को भी, पिछड़े समाज को भी, पीडीए को भी महत्व नहीं दिया। पीडीए को केवल चुनावी एजेंडा बना के रख दिया। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे,
तब भी इन्होंने पीडीए के लिए कुछ किया? अखिलेश जी 5 साल रहे, कुछ किया क्या? अब केवल चुनाव में ही पीडीए की बात और इस प्रकार की उठाना, जहां पे पल्लवी पटेल निरंतर इस बात को कहे वोट पड़े या ना पड़े, सब्जेक्ट वोट पड़ने का नहीं है। सब्जेक्ट ये है कि उन्होंने अपनी भावना किस तरह प्रदर्शित की कि समाजवादी पार्टी का अगर वो होगा वोटिंग और हम उसको उसके प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे, ये इसको गंभीरता से नहीं लेना चाहते, ये इसको अपनी जीत मान रहे हैं कि भाई वोट ही नहीं पड़ रहा है। अरे भाई वोट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ये देख करके आप केवल संतुष्ट हो रहे हैं। आप ये देखिए कि पल्लवी पटेल ने और मनोज पांडे जी ने कैसे अपने दल में अपने दल की नीतियों का भी अपने दल के राष्ट्रीय महासचिव के से असहमत हुए। आज दल की जो उनकी नीति है जिसके लिए उन्होंने राज्यसभा के जो प्रत्याशी घोषित किए उससे असंतुष्ट है। ये अपने दल को नहीं संभाल पा रहे हैं, ये आईएनडीआई क्या करेगी, इसको कहां से संभाल पाएंगे ये? ठीक है। फखरुल हसन जी, स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि पार्टी की जनधार को वो बढ़ाएंगे, लेकिन अगर महासचिव से इस तरह से वो इस्तीफा देना, क्या जनधार बढ़ेगा आपकी पार्टी को इससे? सुरेंद्र मैथानी जी, आपके पास आते हुए जिस तरह से इस तरह के बयान देना क्या पार्टी के लिए भी नुकसान है, या फिर ये कहें कि ये जो समाज में इस तरह के बयान भी निकल कर के सामने आते हैं उससे भी कुछ नाफा नुकसान है इसका? देखिए, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी में जो अब चल रहा है, कहीं कोई एक दूसरे को अनाप शनाप अपशब्दों का, असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो कोई स्वामी प्रसाद के माध्यम रूप में अपने इस्तीफा महासचिव से दे रहा है, तो कोई पल्लवी पटेल के रूप में असंतुष्ट व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट देने की बात कर रहा है। इससे इनको समझ लेना चाहिए कि इनका जनाधार क्या है, इनका प्रयास क्या है और जनता इनको किस रूप में देख रही है। ये कहीं ना कहीं इनके पार्टी की, चूंकि ये पॉलिसी ही रही है, समाजवादी पार्टी के जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश जी, उन्होंने इस प्रॉपर्टी से उसको जन्म दिया है, इस परंपरा को जन्म दिया है। तो जो उनकी परंपरा है, जो उनकी संस्कृति है, पार्टी पे कब्जा करो, जबरन पार्टी को लो, पिता का अपमान करो, मन से धक्का दो, ये सब आप लोगों ने सब चैनलों में दिखाया है। मैं कोई अपने मन से ये बात नहीं कह रहा। तो वही परंपरा इनके यहाँ आगे बढ़ रही है और इसका परिणाम जनता लगातार इनको देख रही है। आप 2017 का चुनाव उठा करके देखिए कि 2017 में जनता ने नारा दिया। अगर हम लोग नारा कोई देते तो ये कहते ये भाजपाई है इसलिए नारा दे रहे हैं। जनता ने इनको नकारते समय नारा दिया था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो उसमें बैठा गुंडा। ऐसा जनता ने क्यों कहा, तो कह करके क्यों नकार दिया? इनको अपने पे आत्मचिंतन करना चाहिए। ना इनके पास कोई नीति है, ना विचारधारा है, ना कोई नेता है और ना ही इनके पास जनता की भलाई के लिए कोई सोच है। इसलिए लोग इनको लगातार नकार रहे हैं। और आप देखिए अभी 2024 के चुनाव में तीसरी बार 400 पार के साथ मोदी जी इस देश के पुनः प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और ये लोग केवल अपने अस्तित्व को बचाने की असफल लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र मैथानी जी, जनता टीवी पर जुड़ने के लिए। तो एक बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी, मैनपुर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान आया है। स्वामी प्रसाद के इस्तीफे पर बोले हैं अखिलेश यादव, ये पार्टी की अंदर की बात है। अखिलेश यादव की ओर से ये बयान निकल करके सामने आया है, इसका समाधान जल्द निकाला जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा है पल्लवी पटेल की नाराजगी पर भी बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि इस समय नाराज होने का है। अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है पल्लवी पटेल को लेकर। उन्होंने कहा है कि जो समय है वो नाराजगी का समय है। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान कई मायनों में खास है। स्वामी प्रसाद के इस्तीफे पर बोले हैं अखिलेश यादव, ये पार्टी के अंदर की बात है, इसे जल्द समाधान किया जाएगा। अखिलेश यादव का ये बयान है। पल्लवी पटेल पर भी बोले हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा है कि नाराजगी हो सकती है, ये समय है नाराज होने का। ये पार्टी के अपने अंदर की बात है और इसके समाधान भी निकाल लेंगे। पल्लवी पटेल नाराज दिख रही है। ये समय है नाराजगी का और ये समय है नाराज होने का भी। तो आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा महासचिव पद से इस्तीफे देने के बाद ये अखिलेश यादव का बयान निकल करके सामने आया है। उन्होंने बोला है कि ये पार्टी की अंदर की बात है, इसे जल्द सुलझाने की कोशिश की जाएगी, इसका समाधान भी जल्द निकाला जाएगा।
इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है, पल्लवी पटेल की नाराजगी पर भी उन्होंने बोला है। उन्होंने ये बोला है कि जो समय है वो नाराज होने का समय है। तो ये सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बड़ा बयान। स्वामी प्रसाद के इस्तीफे पर भी उन्होंने खुलकर बोला है। ये पार्टी के अंदर की बात है। अखिलेश यादव की ओर से बयान निकल करके सामने आया है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां सीएम योगी ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम में शिरकत की है। तो वहीं साथ ही गोरखपुर के विकास को भी रफ्तार दी है। दरअसल इस दौरे पर सीएम योगी ने करोड़ों की विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया है। तो राजधानी लखनऊ से एक बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। सीएम योगी से मिले हैं यूपी चुनाव प्रभारी, बड़ी जानकारी। बैजयंत पांडा ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री से। सीएम आवास पर यह शिष्टाचार मुलाकात हुई। ये तस्वीर भी आपके सामने है। मुलाकात के दौरान की तस्वीर, मुख्यमंत्री से मुलाकात करते नजर आए यूपी चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। शिष्टाचार ये मुलाकात अपने सीएम आवास पर ही ये मुलाकात हुई है। डबल इंजन सरकार के प्रयास से उत्तर प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में पिछड़ा वर्ग कल्याण दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से सैकड़ों दिव्यांगजनों में ट्राईसाइकिल और उपकरण का वितरण किया गया है। वहीं इस दौरान हमारे संवाददाता पवन अग्रवाल ने राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप से खास बातचीत की है। इस पूरी रिपोर्ट के जरिए देखिए। मेरे साथ इस वक्त राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण नरेंद्र कश्यप जी इस वक्त मौजूद हैं। आज ट्राईसाइकिल दिव्यांगजनों को बांटी गई है। बात करते हैं किस तरह की सरकार की मंशा है, किस तरह की योजनाएं दिव्यांगजनों के लिए चला रखी है और आगे भविष्य में क्या करने वाले। सर पहले तो आपका जनता टीवी में स्वागत है, बहुत आभार। और किस तरह की आज ट्राईसाइकिल बांटी है, कितनी बांटी है और आगे आगे क्या क्या और इनके लिए योजनाएं दी है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिव्यांगजनों को 12,000 रुपये वार्षिक भरण पोषण की राशि दी जाती है। 10,000 रुपये दुकान संचालन के लिए, 20,000 रुपये दुकान निर्माण के लिए और 35,000 की धनराशि दिव्यांग दंपति यदि शादी करते हैं तो पुरस्कार के रूप में दी जाती है। दिव्यांगजनों को आर्टिफिशियल पार्ट के रूप में हम उत्तर प्रदेश में 37 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। लगभग 1100 करोड़ रुपए से हम दिव्यांगजनों को भरण पोषण देते हैं और कई विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज के माध्यम से दिव्यांगजनों को हम शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। हमारी सरकार का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश का प्रत्येक दिव्यांग सशक्त हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और वो उसे किसी के सहारे की आवश्यकता न हो। अच्छा, एक सवाल और है सर मेरा, जैसे कि अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो अन्य दल बीजेपी के अंदर ज्वाइन करें, जैसे कि जय चौधरी आए हैं, चरण सिंह को खड़ा करके मिला है, तो कितनी मजबूती मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता के आशीर्वाद और समर्थन से बहुत सशक्त पहले ही थी, लेकिन लगातार जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों की उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी जिस तरह से देश का विकास किया है, दुनिया में देश का नाम रोशन किया है, तो बहुत सारी पार्टियां अपने महागठबंधन को, अपने दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं, एनडीए में सम्मिलित हो रहे हैं। नीतीश बाबू महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा थे, एनडीए में शामिल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, जय चौधरी जी पश्चिमी यूपी में अपनी पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। चौधरी चरण सिंह जी को पुरस्कार देने के बाद, उनका सम्मान करने के बाद उनका भी रुझान और उनका वो भी एनडीए में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। ओम प्रकाश राजभर जी पहले ही अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित कर चुके। तो इस प्रकार से देश में, प्रदेश में बहुत सारी पार्टियां जो देश में, प्रदेश में विकास देखना चाहती हैं, वो एनडीए और भाजपा के साथ चल रही हैं, आने को तैयार है। उम्मीद है कि 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में एनडीए 400 से भी ज़्यादा सीटें जीतकर तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनाने में कामयाब हो। सर एक आखिरी सवाल मेरा हो रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, चाहे वो हरियाणा बॉर्डर हो, चाहे पंजाब बॉर्डर, संघ बॉर्डर, चाहे गाजीपुर यूपी बॉर्डर हो, तो लगातार जिस तरह से कल से बवाल चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? ये कब तक चलेगा सर? हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसानों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहे हैं, किसानों के हमदर्द रहे हैं।
अन्नदाता के रूप में सम्मान देते हुए समय समय पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, बीमा की योजना हो, ब्याज के बिना ऋण की बात हो, हर क्षेत्र में किसानों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उनकी आय बढ़ाने की कोशिश की है, उर्वरक खाद सस्ते किए हैं। फिर भी कुछ किसानों की मांग बातें और रही होंगी। मैं समझता हूँ कि किसानों को सरकार के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। आंदोलन हर समस्या का समाधान नहीं है, हालांकि आंदोलन संवैधानिक अधिकार का हिस्सा है। फिर भी मैं समझता हूँ कि आज देश में संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं। यदि किसान लोग बैठकर उनके साथ बात करेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों के सम्मान और सुविधा को लेकर कोई भी बड़ा फैसला कर सकते हैं। सर, अरब देश जो मुस्लिम देश है वहाँ हिंदू मंदिर बना है, आज उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो किस तरह का महसूस और किस तरह का क्या कहना चाहते हैं इसमें? 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रदेश, देश और दुनिया में खुशी और उत्सव का माहौल था। सब लोग खुशी मनाए, हम भी खुशी प्रसन्न हैं। लेकिन यूएई में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर वहाँ की सरकार ने मंदिर का निर्माण करके यूएई के हिंदुओं के सम्मान का जो ध्यान किया है, धर्म का जो ध्यान किया है, उसका प्रधानमंत्री जी ने आभार जताया। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के प्रयास का, उनकी बढ़ती ताकत का ये परिणाम है कि बहुत सारे दूसरे कंट्रीज में भी अब लोगों ने मंदिर बनाने शुरू कर दिए। धन्यवाद। सर, हमारे साथ नरेंद्र कश्यप जी मौजूद थे। धन्यवाद। खास विशेष चर्चा हुई है और आगे भी हम लगातार आपको जनता टीवी पर जनप्रतिनिधियों से मिलवाते रहेंगे। पवन अग्रवाल, जनता टीवी। तो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। चित्रकूट से इस वक्त की बड़ी खबर। चित्रकूट इंटर कॉलेज में बड़ा हादसा हुआ है। बुंदेलखंड गौरव महोत्सव फटा है सिलेंडर। आपको बता दें कि विस्फोट होने से 3 युवकों की यहां पर मौत की खबर है, कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी चित्रकूट से आपको दे रहे हैं। विस्फोट होने से 3 युवकों की मौत की खबर आ रही है, कई अन्य लोग घायल हो चुके हैं। चित्रकूट से ये बड़ी और अहम जानकारी। चित्रकूट इंटर कॉलेज में ये बड़ा हादसा हुआ है। सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे चित्रकूट से। विस्फोट होने से 3 युवकों की मौत हो गई है, कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।